झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव एक 360 डिग्री यू टर्न ले चुका है, जो राज्य की राजनीति और चुनावी समीकरणों में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। 24 साल पहले जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक ये राज्य कई राजनीतिक उथल-पुथल का गवाह बना है। हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो राज्य की राजनीतिक माहौल को प्रभावित करता है। हालांकि इस बार की सियासी हवा में कुछ अलग ही बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पारंपरिक मुद्दों की बजाय नए मुद्दे और समीकरणों के चलते झारखंड की सियासत को नया रूप मिला है। झारखंड में चुनावी माहौल पिछले कई दशकों से जातिवाद, आदिवासी अधिकार, बाहरी भीतरी मुद्दों और 1932 के खतियान जैसे मुद्दों से गूंजता रहा है। लेकिन इस बार ये सभी पारंपरिक मुद्दे पीछे हटते हुए नए मुद्दों और समीकरणों के प्रभाव में आ गए हैं। सियासी गलियारों में 5 मुख्य फैक्टर की बात की जा रही है, जो इस चुनाव के समीकरणों और मुद्दों को पूरी तरह से बदलने की जिम्मेदारी माने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये 5 मुख्य फैक्टर कौन से हैं और किस तरह से उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव की दिशा और स्थिति को प्रभावित किया है। झारखंड के गठन के वक्त से लेकर आज तक राज्य में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ था 60 बनाम 40 की चर्चा। इस मुद्दे का संबंध राज्य की स्थानीय और बाहरी आबादी से है। झारखंड की स्थानीय पार्टियों के मुताबिक राज्य की 60% आबादी स्थानीय है, जबकि 40% बाहरी है। ये मुद्दा राज्य के राजनीतिक दंगल में हमेशा प्रमुख रहा है, खासकर आदिवासी समुदाय और बाहरी लोगों के बीच के संघर्ष को लेकर। 1932 का खतियान भी इस मुद्दे का अहम हिस्सा रहा है। खतियान, जिसे राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग अपनी जड़ों और अधिकारों की पहचान मानते हैं, चुनाव में हमेशा प्रमुख मुद्दा रहा है। 2019 में हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी के दौरान इस मुद्दे ने विशेष महत्व प्राप्त किया था, लेकिन इस बार 60 बनाम 40 की चर्चा ना के बराबर हो रही है। बीजेपी, जो हमेशा इसे बड़ा मुद्दा बनाती रही है, इस बार इसे चुनावी बहस में शामिल ही नहीं कर पाई। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो इस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, अब इसे लागू ना कर पाने के कारण बैकफुट पर दिखाई दे रही है। झारखंड की राजनीति में जातिवाद का एक अहम स्थान है। आदिवासी, कुर्मी, यादव जैसे जातियां हमेशा चुनावी लड़ाई में प्रभावी रही हैं। इन जातियों के बीच गोलबंदी ने चुनावी में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इस बार जाति का मुद्दा भी उतना जोर नहीं पकड़ पा रहा है। राजनीतिक दलों ने इस बार जातिवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा तो बनाया है, लेकिन ये गोलबंदी उस ताकत से कम नहीं कर पाई जैसे कि पहले करती थी। खासकर कुर्मी समुदाय, जिससे पहले खास तौर पर जोड़ा जाता था, अब उनका मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है। क्षेत्रीय नेता जयराम महतो ने पहले इस समुदाय को जोड़ने के लिए कुछ प्रयास किए थे, लेकिन अब ये मुद्दा ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। वहीं आरजेडी की ओर से यादव समुदाय की गोलबंदी की कोशिश की गई, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन पर भरोसा करते हुए पार्टी ने चुनावी मैदान में कदम रखा है, जो जातीय गोलबंदी की बजाय एक नई समीकरण की ओर इशारा करता है। झारखंड की राजनीति में हमेशा धर्म, जाति और समुदाय की गोलबंदी प्रमुख रही है, लेकिन इस बार एक नया मोर्चा सामने आया है, महिला वोट बैंक का। दोनों प्रमुख गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए, इस बार महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से मैया सम्मान योजना महिलाओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, जबकि एनडीए ने गोगो दीदी और 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री जैसे योजनाओं का ऐलान किया है। महिलाओं को केंद्र में रखते हुए दोनों गठबंधन इस बार अपनी योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में है, जो दर्शाता है कि झारखंड में अब महिलाओं के मुद्दों को भी गंभीरता से लिया जाता है।
झारखंड के चुनावों में हमेशा तीसरे मोर्चे का दबदबा देखा गया है। 2005 में जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, तो कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर एक मजबूत मोर्चा तैयार किया था। इसके बाद आरजेडी और उनसे साथ मिली हुई पार्टियों ने चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में बाबूलाल मरांडी की पार्टी तीसरे मोर्चे के प्रमुख ताकत के रूप में उभरी। लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। इसका मतलब ये है कि इस बार राज्य में तीसरे मोर्चे का प्रभाव बहुत कम दिखाई दे रहा है। 2024 का चुनाव सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ा जा रहा है, जिसमें तीसरे मोर्चे का कोई स्पष्ट योगदान नहीं है। झारखंड की राजनीति में बिहार की पार्टियों का एक मजबूत दबदबा रहा है, लेकिन इस बार उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। 2005 में जेडीयू ने 18 सीट्स पर और आरजेडी ने 51 सीट्स पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि माले ने 28 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। इसके बाद 2009 में भी आरजेडी और जेडीयू ने झारखंड चुनाव में अपनी भूमिका निभाई थी। 2014 और 2019 में भी बिहार की पार्टियों का असर झारखंड में देखा गया था, लेकिन इस बार इन पार्टियों की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। आरजेडी इस बार केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और माले ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये बदलाव झारखंड की राजनीति में बिहार की पार्टियों के प्रभाव को घटाता है और राज्य में स्थानीय दलों की भूमिका को मजबूत करता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कई बदलावों और नए समीकरणों को देखा जा रहा है। पारंपरिक मुद्दे और समीकरणों की बजाय इस बार राज्य में महिला वोट बैंक, जातिवाद से इतर मुद्दे और गठबंधन की नई रणनीतियों का बोलाबाला है। 60 बनाम 40 जाति की गोलबंदी, तीसरे मोर्चे का प्रभाव और बिहार की पार्टियों का घटता दबदबा, ये सभी फैक्टर झारखंड की सियासत में नई राह पर ले जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इन बदलावों के बाद राज्य में सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में आती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।